मिथिला एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। 13 नवंबर 2021 हिंदू का जो आर्टिकल है वो आज हम देखेंगे। पहला आर्टिकल कॉप 16 के ऊपर है, तो देखते क्या है आर्टिकल में। कॉप 16 का जो प्रारूप ढांचा जो तैयार किया गया, उस ढांचे को कवर डिसीजन कहा गया है और इस पे जो मंथन किया जाएगा उसी के ऊपर ही आर्टिकल है। इस ढांचे को कवर डिसीजन कहा गया है। अब वार्ता जितने भी वार्ताकारों हैं उनको उम्मीद है कि कॉप 16 का जो बात हुई है उसका निष्कर्ष निकलेगा और विकसित देश को विकासशील देशों की मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फिर प्रारूप में आ गया कि प्रारूप पे जॉनसन ने कहा है कि यदि हम तापमान में वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना चाहते हैं तो सभी बाधाएं दूर करनी होगी। उन्होंने कहा वार्ताकारों की टीम जलवायु परिवर्तन पर कार्रवाई के सभी वादों को पूरा करने के लिए कॉप 16 के अंतिम दिनों में एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। चलिए आगे देखते हैं इस आर्टिकल में है क्या। इस आर्टिकल में कहा गया कि 27वां COP मीटिंग जो होगी वो शर्म अल शेख मिस्र यानी इक्विटी में होगी और 28वां जो 2023 में होने वाला है वो संयुक्त अरब अमीरात UAE में होने वाली है। फिर आगे आर्टिकल में कहा गया है कि इस मीटिंग में लगभग 200 देशों ने 200 देशों के वार्ताकार बुधवार से तैयार एक मसौदे यानी प्रारूप जो होता है ढांचा को समझौते को चमकाने के लिए चर्चा में बने रहे। एक अंतिम समझौते के लिए सभी देशों के COP अध्यक्ष एक टेक्स्ट पर सभी समझौते में सहमत होंगे। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। कहा गया कि आलोक शर्मा जो प्रेसिडेंट है COP अध्यक्ष आलोक शर्मा की टीम द्वारा तैयार किए गए टेक्स्ट समझौते में हर शब्द का सहमत होना होगा, जो 1 नवंबर से COP 26 शुरू होने के बाद से सभी चर्चाओं का संश्लेषण है। जो डिस्कशन किया गया उसका संश्लेषण है। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल में। फिर आगे बात की गई है 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था उसका अनावरण नहीं करेगा। जब पेरिस समझौता अस्तित्व में आया था, लेकिन पेरिस समझौते के कार्यान्वयन का मार्गदर्शन करने की उम्मीद है, जिसने देशों को सदी के अंत तक तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से आगे बढ़ने से रोकने के लिए प्रोत्साहित किया था। 1.5 डिग्री सेल्सियस तक इसे बनाए रखने का प्रयास करें। ग्लासगो में वार्ताकारों ने महत्वाकांक्षी रूप में 1.5 डिग्री सेल्सियस लक्ष्य रखते हुए शुरुआत की, लेकिन कई बकाए मुद्दों और असहमति सबसे प्रमुख रूप से जलवायु वित्त पर ठोकरें साबित हुई। फिर आर्टिकल में है कि चाइना और भारत जैसे विकासशील देश पश्चिम से औपचारिक स्वीकृतियों के लिए जोर दे रहे हैं कि उन्होंने 2020 तक सालाना $100 अरब प्रदान करने के लिए पिछले वादों को पूरा नहीं किया। विकसित देशों ने 2023-24 तक इसे पूरा करने का वादा किया है, लेकिन भारत और कई अन्य कम आय वाले और विकासशील देशों ने 2025 के बाद की वित्त पोषण की मांग की है और साथ ही जलवायु आपदाओं के कारण अपने देशों में पहले से ही नुकसान और क्षति के लिए धन की मांग की है। यही आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो चेन्नई में लगातार जो बारिश हो रही है 7 से 12 नवंबर के बीच, जो सामान्य से करीब 5.5 गुना ज्यादा बारिश हुई है, उसी के ऊपर ही आर्टिकल है। और चेन्नई के मौसम विभाग उप महानिदेशक
एस बालचंद्रन ने कहा है कि इन छह दिनों के दौरान शहर में 46 सेंटीमीटर बारिश हुई है। यह शहर में सामान्य 8 सेंटीमीटर के सामान्य कोटे से लगभग 4 से 91% अधिक है। इसी तरह राज्य में हाल ही में हुए दबाव के कारण हुई बारिश के दौरान कुल मिलाकर 10 सेंटीमीटर बारिश दर्ज हुई है, जो सप्ताह के सामान्य से 142% ज्यादा है। फिर इस आर्टिकल में बात की गई है 3 दिन से अधिक समय तक चली बारिश के बाद शुक्रवार को शहर में छुट्टी हुई। हालांकि गुरुवार का दबाव कमजोर होकर उत्तर आंतरिक तमिलनाडु और पड़ोस में कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया। मौसम विभाग ने कहा कि शनिवार तक दक्षिण अंडमान सागर के ऊपर एक और ताजा कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल हमारे इकोनॉमिक सेक्शन से है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार सितंबर में भारत का औद्योगिक उत्पादन महीने दर महीने 2.6% गिर गया है। यहां तक कि खुदरा मुद्रास्फीति अक्टूबर में मामूली बढ़कर 4.48% हुआ है और सितंबर 2020 की तुलना में सितंबर 2021 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP 3.1% बढ़ा। विकास की गति अगस्त में दर्ज 12% से तेजी से घट रही है। IIP तो 3.1% बढ़ा, लेकिन विकास की गति अगस्त में दर्ज 12% से तेजी से घट रही है। उद्योग ने आपूर्ति की कमी के लिए औद्योगिक उत्पादन में नरमी को जिम्मेदार ठहराया गया। अच्छा, इसका इम्पैक्ट क्या होगा ग्रोथ पे, विकास पे क्या असर होगा? PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष प्रदीप मुल्तानी ने कहा कि वस्तुओं की ऊंची कीमतें और कच्चे माल की कमी IIP के उत्पादन और समग्र विकास को प्रभावित कर रही है। उन्होंने कहा कि ईंधन कर में कटौती के कारण इनपुट की कीमतें थोड़ी कम हो सकती है। नाइट फ्रैंक इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री रजनी सिंह ने कहा कि यहाँ IIP वृद्धि में तेज गिरावट मुख्य रूप से आधार प्रभाव के कारण है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो ये है और इस आर्टिकल में बात की गई कि डिजिटल नीति पर केंद्रित एक थिंक टैंक ICRIER और LIRNER एक नए राष्ट्रीय सैंपल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में केवल 20% स्कूली बच्चों के पास महामारी के दौरान दूरस्थ शिक्षा तक पहुंची थी, जिनमें न केवल आधे ने लाइव ऑनलाइन पाठों में भाग लिया। वास्तव में 38% परिवार ने कहा कि कोविड-19 के कारण कम से कम एक बच्चे ने स्कूल छोड़ दिया। इस आर्टिकल में बात की गई कि शुक्रवार को जारी किए गए सर्वेक्षण में पाया गया कि हालांकि महामारी के दौरान डिजिटल कनेक्टिविटी में 40% की वृद्धि हुई, लेकिन उपकरणों तक कम पहुंच और खराब सिग्नल और उच्च लागत ने अधिकांश बच्चों को लाभ देने से रोक लिया। 7,000 परिवारों को कवर किया गया। इसमें जो सैंपल लिया गया था सर्वेक्षण में, उसमें 7,000 परिवारों को कवर किया गया। इस साल मार्च और अगस्त के बीच
इस साल मार्च और अगस्त के बीच किए गए आमने सामने सर्वेक्षण में 7,000 परिवारों के राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधि नमूने जो सैंपल है वो सैंपल लिया गया था, जो कोविड-19 मामलों के कारण केवल केरल को बाहर रखा गया था। 5 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों में यह पाया गया कि महामारी से पहले स्कूलों में नामांकित लोगों में से 80% को स्कूल बंद होने के दौरान कोई भी शैक्षिक सेवा प्राप्त नहीं हुई है। 20% को ही शैक्षिक सेवा प्राप्त हुई है। निम्न सामाजिक आर्थिक वर्गों, जहां घर के मुखिया की शिक्षा का स्तर कम था और ग्रामीण परिवारों में स्थिति काफी खराब थी, शिक्षा प्राप्त करने वाले 20% में से केवल 55% के पास ऑनलाइन लाइव क्लासेस तक पहुंची थी, जबकि 68% के पास रिकॉर्ड किए गए ऑडियो या वीडियो पाठों तक पहुंच थी। 3/4 छात्रों ने उन्हें स्मार्टफोन, आमतौर पर व्हाट्सएप के माध्यम से, और 21% संदेशों के माध्यम से काम किया। लगभग 70% ने अपने शिक्षकों के साथ फोन कॉल के माध्यम से संपर्क किया। यानी इस आर्टिकल में बात की गई है लगभग 7,000 परिवारों को कवर किया गया। उसमें से 80% को तो शिक्षा मिल ही नहीं पाई कोरोना के कारण, गरीबी के कारण, और जो 20% बचा उसमें से 55% को लाइव क्लास मिला और 68% जो है वो ऑडियो से, वीडियो से, मैसेज से, इसके थ्रू शिक्षा ग्रहण किया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अगला जो आर्टिकल है ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई कि आईआईटी दिल्ली के पूर्व छात्र अनंत यार्डे ने अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाने और प्रतिभाशाली छात्रों और शोधकर्ताओं को अपने नए जो स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SCAI उसमें बुलाया है और अपने अल्मा मेटर को $10 मिलियन का उपहार दिया है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो दिल्ली की हवाओं के ऊपर है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि शहर की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को गंभीर स्तर तक खराब हो गई है और शनिवार तक ये इसी स्थिति में रहने वाली है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। फिर आगे बात की गई है कि एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM के तहत एक उप समिति जिसने GRAP ग्रैप पर निर्देश दिया, सरकारी और निजी कार्यालय और अन्य प्रतिष्ठानों को वाहन के उपयोग को 30% तक कम करने के लिए कहा गया है। ग्रैप प्रदूषण के स्तर के आधार पर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए जाने वाले आपातकालीन उपायों का एक समूह है। वायु प्रदूषण से लड़ने के लिए 2017 में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय द्वारा ग्रैप को अधिसूचित किया गया। फिर इस आर्टिकल में बात की गई है कि आपातकालीन श्रेणी के तहत कार्रवाइयों के निर्माण गतिविधियों को रोकना और वाहनों की नंबर प्लेट के आधार पर सम विषम वाहन राशनिंग योजना शामिल है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं दोस्तों। अगला आर्टिकल ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि राजनीतिक और सैन्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए युद्ध प्रभावी साधन बनाना बंद हो गया है। वे बहुत महंगे और एफोर्डेबल हैं और साथ ही परिणाम को लेकर अनिश्चित भी है। इस आर्टिकल में बात की गई है कि
लोग सबसे महत्वपूर्ण है। युद्ध की नई सीमा, जिसे हम चौथी पीढ़ी का युद्ध कहते हैं, नागरिक समाज है। लेकिन यह नागरिक समाज है जिसे विकृत किया जा सकता है, जिसे अधीन किया जा सकता है, जो एक विभाजित विचार हो सकता है, जिसे किसी राष्ट्र के हित को चोट पहुंचाने के लिए हेरफेर किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि और वहां यह देखने के लिए कि वे पूरी तरह से सुरक्षित हैं या नहीं। राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से लोगों की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। अगला आर्टिकल पेगासस के ऊपर है। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल ये है, वायनाड जिले में नोरो वायरस के मामले की पुष्टि होने के बाद केरल सरकार ने कहा कि लोगों को बेहद संक्रामक वायरस के बारे में सतर्क रहने की जरूरत है, जो उल्टी और दस्त के कारण बनता है। 2 सप्ताह पहले वायनाड जिले के विथरी के पास पुकोड़ी में एक पशु चिकित्सा महाविद्यालय के 13 छात्रों में दुर्लभ नोरोवायरस संक्रमण के लक्षण सामने आए। स्वास्थ्य अधिकारियों ने नमूने एकत्र करने के लिए जल्दी किया और उन्हें परीक्षण के लिए अलाप्पुझा में एनआईवी भेज दिया। हालांकि संक्रमण को नियंत्रित में लाया गया और आगे फैलने की सूचना नहीं थी। अच्छा, पहले जानते हैं नोरोवायरस है क्या। नोरोवायरस, जिसे स्टमक फ्लू या वोमिटिंग बग के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है ये कोरोना की तरह ही है। नोरोवायरस के लक्षण जो है वो संक्रमक होने के बाद आमतौर पर 12 से 48 घंटे के बाद नजर आता है। 1 से 3 दिनों तक परेशान करता है। इसके सबसे आम लक्षण जो डायरिया है, पेट दर्द, उल्टी, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द, ये सब है। कितना खतरनाक होता है ये। नोरोवायरस संक्रमित व्यक्तियों के मल और उल्टी में पाया जाता है। यह वायरस बिना धुले भोजन, दूषित पानी या दूषित सतह के जरिए लोगों में संक्रमित कर सकता है। यह संक्रमित व्यक्ति एक बार में अरबों नोरोवायरस पार्टिकल्स बाहर छोड़ सकता है, जो सीडीएस के मुताबिक एक छोटा सा कण है कि किसी दूसरे इंसान को भी मार कर सकता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला एडिटोरियल सेक्शन से है और जो पहला आर्टिकल है वो कोप-16 के ऊपर है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि स्कॉटलैंड में जो कोप-16 की जो मीटिंग हुई है उसका परिणाम अभी तक महत्वपूर्ण परिणाम नजर नहीं आया। शिखर सम्मेलन से पहले पश्चिम देशों के नेताओं, विशेष रूप से यूएसए, यूके के शिखर सम्मेलन ने एक उन्नत प्रयास किया था कि अधिकांश देश मध्य शताब्दी के शून्य लक्ष्य को सहमत हो, या जब उत्सर्जन शून्य के करीब हो, या वातावरण से एक समतुल्य निकालकर संतुलित किया जाए। इसमें चीन और भारत को दोनों प्रमुख ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक रक्षात्मक स्थिति में डाल दिया जाए। यानी भारत और चीन जो है वो एक्सेप्ट कर ले कि हम उन्होंने जलवायु समानता और न्याय जैसे मुद्दों पर अधिक मजबूती से अपनी जड़ें जमा ली। उनका तर्क है कि जलवायु संकट बड़े पैमाने पर पश्चिम की वजह से 1 सदी से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के कारण है। फिर आर्टिकल में बात की गई कि चीन ने 2060 और भारत ने चीन ने 2060 और भारत ने 2070 के शुद्ध शून्य वर्ष के साथ साथ 2030 तक और अधिक पहल करने के लिए सहमत हो गए हैं, ताकि अक्षय ऊर्जा द्वारा अपनी ऊर्जा जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा कर सके। फिर आर्टिकल में बात की गई है कि जो टारगेट है वो 2050 से बहुत दूर है, जब तक वैज्ञानिक सहमति कहती है कि पृथ्वी के तापमान को प्रबंधनीय स्तर पर रखने के लिए एक लड़ने का मौका देने के लिए उत्सर्जन शून्य तक गिरना चाहिए। इसीलिए भारत, जो अब कार्बन डाइऑक्साइड का तीसरा सबसे बड़ा उत्सर्जक है, खुद को 50 साल की
समय सीमा देने से तापमान को खतरे का निशान से आगे बढ़ने से रोकने में मदद नहीं मिलेगा। हालांकि भारत ने यह भी संकेत दिया कि अपने लक्ष्य 2030 के लिए है। इसे 2030 तक विकसित देशों से $1 ट्रिलियन की आवश्यकता है। चलिए अगला आर्टिकल जो है वो देखते हैं। वो नेहरू जी के ऊपर है। नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो फुल्ली वैक्सीनेशन के ऊपर फोकस के ऊपर आर्टिकल है। और इस आर्टिकल में बात की गई है कि अभी तक 38% लोगों को फुल्ली वैक्सीनेशन यानी दोनों डोज मिला है। सभी पात्र वयस्कों में से लगभग 80% को पहली खुराक मिला है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं।